फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर मयूर आपके साथ हूँ 10th क्लास के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको, अगर आप आईसीएससी बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो आपको बुक में कैलोरीमेट्री नाम के चैप्टर में ये एक छोटा सा टॉपिक है। कहने को एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारी बेसिक नॉलेज और इसकी एप्लीकेशन सब अगर हम कुछ मिलाकर चलें तो काफ़ी कुछ मटेरियल हमारे पास इस टॉपिक में पढ़ने के लिए बन जाता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू हीट एनर्जी। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मैंने हीट एनर्जी को अपने टॉपिक, अपने एक वीडियो हीट एंड एनर्जी में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है, बट यहाँ पर भी हम एक उसका सा छोटा सा एक हिस्सा लेकर चलेंगे। What is heat energy? So basically मैं आपको बता दूं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के पास दो तरह की एनर्जीज होती हैं। दे कंसिस्ट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू देयर मासेस एंड दे कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। सो उन दोनों एनर्जीज का जो सम होता है वो किसी एक पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी कहलाता है। और जब सारे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो द टोटल सम ऑफ इंटरनल एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस के अंदर, उन सभी पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जीज का जो सम होगा, दैट विल बी कॉल्ड द हीट एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर हम कह रहे हैं किसी सब्सटेंस के पास ज्यादा हीट एनर्जी है, तो उसका मतलब क्लियर है उसके पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी काफी ज्यादा है। अब इंटरनल एनर्जी में, जैसा कि मैंने बताया, दो चीजें होती हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो जो पोटेंशियल होती है वो मास की वजह से होती है, वो तो चेंज होगी नहीं। चेंज कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। जैसे जैसे हम किसी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स और तेजी से मोशन करने लगते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसका मतलब उनकी ओवरऑल इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि द हीट एनर्जी इज increasing. So basically our target is to understand those two energies, potential and kinetic. They are combinedly form internal energy, and the internal energy of all the particles will form the heat energy of that substance. तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जो हीट एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस की, that depends on three factors. The first thing is mass of सब्सटेंस का मास कितना है। सपोज आप अगर एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ले रहे हो और दूसरा एक 50 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट लिया आपने एक, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट यू हैव टेकन ऑफ 50 किलोग्राम। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। बोथ ऑब्जेक्ट्स हैज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर, और दोनों को ही आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है। फाइनल टेम्परेचर दोनों का आपको 100 डिग्री सेल्सियस का पहुंचाना है, और दोनों सेम मटेरियल के बने। तो इसका मतलब क्लियर है, दोनों में से हम किस सब्सटेंस को हीट एनर्जी ज्यादा देंगे? ये वाले को, बिकॉज इसका मास ज्यादा है। तो अगर हम बाकी सारी कंडीशंस, मटेरियल और टेम्परेचर, इन दोनों को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं और हम ये बात करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा हीट एनर्जी गेन करेगा या रिलीज करेगा ड्यू टू द सेम चेंज इन टेम्परेचर, देन वी विल यूज द वर्ड ग्रेटर मास ऑब्जेक्ट। जिसका मास ज़्यादा, उससे ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए। द सेकेंड पॉइंट ऑन विच हीट एनर्जी डिपेंड्स, डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। अब जिस तरह हमने पहले फैक्टर को, जब हमने मास ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, तब हमने टेम्परेचर और मटेरियल को कांस्टेंट रखा था। इस बार हम मास और मटेरियल को कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जिन दोनों का मास 5 किलोग्राम है, बोथ द ऑब्जेक्ट्स हैव मास 5 किलोग्राम। इसका इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। इसे हमें पहुंचाना है 100 डिग्री सेल्सियस तक और इसे पहुंचाना है हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक। दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। अगर हम बात करें यहां पर जो डेल्टा टी है, टेम्परेचर डिफरेंस, वो कितना आ रहा है? 100 माइनस 20, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस का। और अगर हम यहां टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो कितना आ रहा है? 100 माइनस 5, 95 डिग्री सेल्सियस का। तो ऑब्वियसली वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू दिस सब्सटेंस।
हमें इस सब्सटेंस को ज्यादा हीट एनर्जी देनी होगी क्योंकि यहां पर हमें ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए कंपैरिजन टू दिस। सो जो हमारा सेकेंड टॉपिक है डिफरेंस इन टेम्परेचर, उसके साथ भी हीट एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है। और तीसरा जो सब्सटेंस है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। मटेरियल का मतलब यह है कि मटेरियल की अभी हम लोग यहां पर कोई क्वांटिटी नहीं ले सकते क्योंकि मटेरियल की किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अभी हम वो नहीं पढ़ते हैं। मटेरियल मीन्स लाइक सम मटेरियल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो दे कैन easily pass out the heat from themselves, but some conductors or the insulators are not passing the heat so easily. That is why it means every substance, every material has a particular conductivity property of heat. हीट को कंडक्ट कराने की अलग अलग नेचर होता है सब मटेरियल्स का। तो तीसरा प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है, तीसरी प्रॉपर्टी मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। तो अगर यहां मान लीजिए ये हमने लिया है आयरन का और ये हमने लिया है कॉपर का, दो सब्सटेंस लिए और दोनों के लिए दोनों का मास जो है वो है 5 किलोग्राम, दोनों के इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और दोनों को पहुंचाना भी है हमें 100 डिग्री सेल्सियस। सारी सिचुएशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस है मटेरियल में। तो क्या हम इन्हें सेम एनर्जी देंगे? नहीं, वी हैव टू गिव देम डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जीज, जो कि ये प्रूव करेगा कि आयरन और कॉपर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो दोनों अलग अलग हीट एनर्जी गेन करते हैं सेम मास होने के बावजूद और सेम टेम्परेचर डिफरेंस गेन करने के बावजूद। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पर हीट एनर्जी डिपेंड करता है। अब अगर आपके सामने मैं इन्हें मैथमेटिकली लिखूं तो जो फर्स्ट टू रिलेशंस हैं, जो हमने आपको पहले दो रिलेशंस बताए, बिकॉज दे आर मेजरेबल क्वांटिटीज, सो वी कैन राइट इट एज फर्स्ट रिलेशन H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड, मैं H को हटाकर यहां पर Q ले रहा हूं बिकॉज आपकी बुक्स में भी Q से हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है। इधर अगर मैं H भी ले लेता हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंड थिंग, Q डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी। बेटा याद रखिएगा, डेल्टा टी पर डिपेंड करेगा, नॉट ओनली टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। कई बच्चों को ये डाउट रहता है, वो सिर्फ जल्दबाजी में टी लिख कर आते हैं। इट इज नॉट करेक्ट, टी नहीं होना चाहिए, डिफरेंस इन टेम्परेचर शुड बी देयर। और डेल्टा टी का बेसिकली मतलब क्या है? डेल्टा टी मीन्स होता है T2 माइनस T1 और T1 माइनस T2, दोनों में से जो भी बड़ा टेम्परेचर है उसमें से छोटा टेम्परेचर माइनस करना। और थर्ड, इन दोनों लॉस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रूल बन जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा टी। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल लगाते हैं, वी यूज अ कांस्टेंट C, वेयर C इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रखिएगा, यहां से जो हमें एक नई क्वांटिटी मिली है इसी का नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब ये हर मटेरियल की अलग अलग होती है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी हीट गेन करने की, हीट एब्जॉर्ब करे रखने की, हीट ट्रांसफर करे रखने की, मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी। और वो भी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब हो जाता है ये फिक्स वैल्यू रहती है। मतलब अगर हम कॉपर का 1 किलोग्राम लेंगे, कॉपर का 10 किलोग्राम लेंगे, दोनों को डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जीज चाहिए, लेकिन ये जो कॉपर की अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ये हर मटेरियल की अलग अलग होती है। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है वाटर की, जो कि कही जाती है 4.2। इसकी यूनिट मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं। अभी सबसे पहले मैं आपको उसकी वैल्यू बता रहा हूं, 4.2। अब इसकी यूनिट देखिए। यूनिट के लिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, मैंने अपने हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, यूनिट कभी भी आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। यूनिट आप बना सकते हो। अगर यहां से हम C को सब्जेक्ट बनाएं तो फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ये बन जाएगा C के लिए फॉर्मूला। Q होता है जूल, M होता है मास किलोग्राम और डेल्टा टी टेम्परेचर, मतलब डिग्री से ये केल्विन ले लेते हैं क्योंकि हम सारी चीजें SI यूनिट में ले रहे हैं। तो यहां पर जो अगर हम देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या आ गई, जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। याद रखिएगा, किलोग्राम और केल्विन दोनों डिनोमिनेटर में है, तो सही वे में इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप। याद रखिएगा, केल्विन का K कैपिटल बनना चाहिए, ये स्मॉल kg रहेगा, किलोग्राम का K और G दोनों स्मॉल रहेंगे। सो दिस इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन ये जो ये यूनिट दी गई है ये यहां पर ग्राम को लगाकर दी गई है, ये याद रखिएगा। अगर इसी को हमें किलोग्राम में करना है देन इट विल बिकम 4200।
यही चीज अगर हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं तो ये चीज बन जाती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो मतलब कहने का ये है, अगर मैं आपसे कहूं वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? इट मीन्स दैट वाटर का 1 ग्राम, अगर हम वाटर का 1 ग्राम लेते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए वो है 4.2 जूल। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड एज 4.2 जूल या इज 4.2 जूल। और अगर इसी को हम लोग दूसरी यूनिट में बात करते हैं 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स 1 किलोग्राम of water needs 4200 joule of heat energy to increase its temperature by 1 Kelvin. So this is the concept of specific heat capacity. याद रखेंगे बेटा, it is denoted by letter small c. ये हमेशा small c letter से denote किया जाता है। और बेटा इसी से मिलती जुलती एक और क्वांटिटी अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिर्फ और सिर्फ हीट कैपेसिटी। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं लगा है, इसका मतलब क्लियर है ये उतनी एक्यूरेट नहीं होती है। हीट कैपेसिटी सिर्फ हम ऑब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका मास क्या है उस समय कोई मतलब नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। इसे हम C डैश से डिनोट करते हैं, C फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड C डैश फॉर हीट कैपेसिटी। अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, हमने जैसे कि पढ़ा यहां पर जो फॉर्मूला हो जाएगा C डैश और C के बीच में M इंटू C, ये रिलेशन होता है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास multiply by specific heat capacity. This is the relation between C dash and C. Always remember that अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मान लीजिए कॉपर के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है, दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम है, दोनों के लिए हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी अगर मास अलग अलग है, और अगर मास सेम है तो हीट कैपेसिटी सेम। लेकिन मास अलग हो या सेम हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कभी नहीं बदलने वाली। सो हमें यह बात ध्यान रखनी है, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑल्सो। हीट कैपेसिटी जो होती है वो मास पर डिपेंड करेगी, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो सेम रहेगी हमेशा, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अगर हम अब इसकी यूनिट की बात करें C डैश की, तो C डैश की यूनिट अगर इस फॉर्मूले से आप बनाओगे, मास की होती है किलोग्राम, और अभी अभी आप पढ़ के आए हो इसकी होती है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सो किलोग्राम विल बी कैंसल्ड, तो हीट कैपेसिटी की जो SI यूनिट आ गई वो क्या आ गई? जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की क्या होती है? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जबकि हीट कैपेसिटी की होती है जूल पर केल्विन। तो ये दोनों डिफरेंस भी आपको बहुत अच्छे से हमेशा याद रखने हैं। तो याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होने वाली है। बट हीट कैपेसिटी अलग अलग सिचुएशंस में चेंज भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट का मास चेंज कर दिया तो हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, अगर टेम्परेचर डिफरेंस चेंज कर दिया तो भी हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन इन सबको मायने ना देते हुए अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो वो चेंज नहीं होने वाली है। अगर मैंने कहा है वाटर की 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन होती है तो वो उसी तरह रहेगी, चाहे फिर हम उसका 1 ग्राम लें या उसका 1 किलोग्राम लें, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ही रहेगी। तो ये था डिफरेंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में। Now we are going to discuss some very interesting applications of high specific heat capacity of water. सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है एज कूलेंट। सबसे ज़्यादा तो हमारे आसपास कहीं पर भी कोई चीज़ गर्म हो जाती है या हमारे शरीर पर भी ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो हम किस लिक्विड का यूज़ करते हैं? वाटर का। जनरली आपसे अगर पूछा जाए क्या रीज़न है इसके पीछे, तो आप तो ये कह दोगे बिकॉज वाटर इज़ द मोस्ट इजीली अवेलेबल लिक्विड अराउंड अस। सबसे ज़्यादा आसानी से मिल जाने वाला लिक्विड है। बात आपकी भी सही है। फिजिक्स वाइज अगर हम बात करें तो इसको वाटर को यूज़ करना किसी भी कूलेंट पर्पस में, वो रीज़न है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए बेटा, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो इतनी होती है। मतलब क्लियर है कि अगर हम लोग
कहीं पर किसी सब्सटेंस के ऊपर वाटर डाल देते हैं, 1 किलोग्राम वाटर अगर हम लोग उसके ऊपर डाल देते हैं उस ऑब्जेक्ट पर, तो वो उस ऑब्जेक्ट का 1 केल्विन टेम्परेचर कम करने में इतनी हीट एनर्जी ले लेगा। वाटर विल ड्रॉ 4200 जूल हीट एनर्जी व्हेन इट इज केप्ट 1 किलोग्राम ऑन एन ऑब्जेक्ट टू रिड्यूस इट्स टेम्परेचर 1 केल्विन। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, इतनी हीट एनर्जी बढ़ा भी सकता है 1 केल्विन एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। दोनों काम है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब है हीट एनर्जी दे रहा है, और जब टेम्परेचर कम होगा तो मतलब हीट एनर्जी वो ले रहा है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वाटर इज यूज्ड एवरीवेयर एज अ कूलेंट, बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सेकेंड थिंग ये है कि जो भी हमारे जब हमारी कोल्ड कंट्रीज होती हैं, इन कोल्ड कंट्रीज जो भी हमारे ड्रिंक्स होते हैं, ड्रिंक्स आर केप्ट इन वाटर। जो भी ड्रिंक्स होते हैं उन्हें पानी में ही रखा जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया या हार्ड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया। अगर ये कोल्ड कंट्रीज में नॉर्मली रखे जाएं तो इनके अंदर का जो पूरा मटेरियल है वो तो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज में टेम्परेचर ही काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट का, सराउंडिंग्स का कम हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए वो कब तक एनर्जी वेस्ट करेंगे? लगातार उनको मतलब आग के पास रखना तो पॉसिबल है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन भी है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का टारगेट भी है, तो इसलिए उनको हमेशा ऐसे बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है जिसमें वाटर फिल रहता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जब सराउंडिंग्स उन ड्रिंक्स से एनर्जी ड्रॉ करेगा तो उन ड्रिंक्स से एनर्जी ड्रॉ करने से पहले उन ड्रिंक्स के आसपास जो वाटर है उससे एनर्जी ड्रॉ करनी पड़ेगी, और 1 केल्विन टेम्परेचर कम करने के लिए 4200 जूल एनर्जी ड्रॉ करनी पड़ेगी एनवायरनमेंट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है। प्लस जो बॉक्स कंटेनर होता है वो बंद भी रहता है, तो इस वजह से वाटर काफ़ी ज़्यादा सही लिक्विड है हमारे लिए एज अ प्रिजर्वेटिव टू सेव द ड्रिंक्स फ्रॉम फ्रीजिंग। फ्रीज होने से बचाने के लिए वाटर सबसे अच्छा वहां पर एक ऑप्शन रहता है, जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है और हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होती है। थर्ड थिंग, अगर हम बात करें फार्मर्स की, फार्मर्स फिल देयर फील्ड्स विद वाटर इन विंटर्स। वाटर से वो भर देते हैं पूरी अपने खेतों को, क्योंकि देखिए अगर हम दूसरी कंट्रीज, खासकर कोल्ड कंट्रीज की बात करें जहां पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है सर्दियों में, तो वहां पर तो अगर बर्फ जम गई तो जो कैपिलरीज हैं, जो प्लांट्स की कैपिलरीज होती हैं जिनकी हेल्प से वाटर विल कम अप टू द प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैपिलरीज की हेल्प से ही होता है, तो उन कैपिलरीज के अंदर का वाटर अगर फ्रीज हो जाएगा, सो बिकॉज ऑफ एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कैपिलरीज विल बर्स्ट। सो उस प्रोसेस को बचाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, सर्दियों में अपने आप मतलब नॉर्मल वाटर पूरी फील्ड में फिल कर देते हैं। तो फिल करने से क्या होगा, बिकॉज वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जब कम होगा, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स रिड्यूसेस, देन इट विल ड्रॉ द हीट एनर्जी फ्रॉम द वाटर विच फार्मर्स हैव फिल्ड। फार्मर्स ने जो वाटर फिल किया है उससे हीट एनर्जी ड्रॉ की जाएगी, ना कि उस वाटर से जो कैपिलरीज के अंदर पहुंच रहा है। तो जिस वजह से हमारा पूरा जो क्रॉप्स हैं, जो भी कैपिलरीज हैं वो बच जाएंगी और हमारे प्लांट की ग्रोथ पर कोई बैड इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द एप्लीकेशंस। यू हैव सो मेनी अदर एप्लीकेशंस आल्सो रिटन इन योर बुक्स, लाइक वाटर, हॉट वाटर इज यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, ठीक है ना। कहीं पर भी सिकाई करनी होती है तो हम गर्म पानी का यूज करते हैं। तो इन सब रीजंस के पीछे एक ही की सेंटेंस है, बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आ जाएं, आप अगर इतनी लाइन लिख दोगे आपका 1 मार्क्स का काम पूरा हो गया। और दूसरी लाइन ये लिख दो, वाटर विल टेक 4200 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 केल्विन। वाटर का 1 किलोग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 केल्विन कम या ज्यादा करने के लिए 4200 जूल की एनर्जी दे या ले सकता है। ये रीजंस आप सभी में लिख दोगे, आपको दोनों मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास, हाई हीट कैपेसिटी का। हम लोग अपने घरों में कुछ जगहों पर हीट कैपेसिटी का भी यूज करते हैं, जैसे हमारे जो फ्राइंग पैन्स या जितने भी हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं जिनके ऊपर कुकिंग होती है, उनका जो बेस होता है दैट इज वेरी थिक। उसे थिक क्यों बनाया जाता है?
टू इंक्रीज हीट कैपेसिटी, जिससे कि हीट कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। ठीक है, हम लोग कहीं पर भी अगर हीट कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो इसका मतलब है कि वो जो सब्सटेंस है, जैसे हमारे जो बर्तन होते हैं, कढ़ाई होती है हमारी, को फ्राई पैन होता है, उसका बेस थिक बना दिया, इसका मतलब है वो ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब रख सकता है। तो जो हमारा जो भी फूड मटेरियल उसमें रखा जाएगा वो ज्यादा देर तक के लिए उसमें सेफ रहेगा, ज्यादा देर तक के लिए गर्म रहेगा। सो हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ साथ हीट कैपेसिटी का भी यूज करते हैं, जिसका पहला एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, जितने भी हमारे फूड कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उन सभी का जो बेस होता है दैट इज वेरी थिक एंड हैवी। दूसरी बात, जो हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं जैसे कैलोरीमीटर का जो होता है, कैलोरीमीटर का कंटेनर दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज ऑफ हीट कैपेसिटी। ओके, सो जितनी भी जगह हम लोग ये जहां पर सब्सटेंसेस को डिफरेंट थिकनेस से या डिफरेंट मटेरियल से यूज करते हैं वहां पर हीट कैपेसिटी का भी लॉजिक आता है। So this is the concept of specific heat capacity and heat capacity. I hope so you have understood all the things today which I have discussed with you. Next वीडियो में मिलता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे।